नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड यूकेएसएससी का सिलेबस डिस्कस किया था। उसमें हमने प्राचीन इतिहास प्राचीन इतिहास का जो पहला टॉपिक था हमने वो क्या कर लिया था, पूरा कंप्लीट कर लिया था, है ना। उसको कंप्लीट करने के बाद आज हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास का पाठ्यक्रम। ठीक है। तो आज हम इसको देखेंगे और देखने के बाद आगे चलेंगे कि इसमें क्या क्या है, कैसे पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये तो हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन पैटर्न पे आएंगे। पहले हम क्या देख रहे हैं, पहले हम सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं कि सिलेबस किस तरह से काम करेगा, किस सिलेबस में क्या कहा गया है, सिलेबस क्यों कहा गया है, सिलेबस ये दिया गया है तो क्यों दिया गया है, इस चीज का हम डिस्कस कर रहे हैं आज हम। तो चलिए आज हम नेक्स्ट चलते हैं मध्यकाल। देखो प्राचीन काल में हमने देख लिया था सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट होता है हमारा सिलेबस। सिंधु घाटी से वो पूछते हैं और सिंधु घाटी से आगे क्रम बाय क्रम चलते रहते हैं। तो किस तरह से देखा था हमने, वो हमने लास्ट में देख लिया था। लास्ट क्या दिखा था उसमें हमने, अच्छा मराठा रह गए थे ना, नहीं मराठा तो मध्य में है। हमने लास्ट देखा था अरबी और तुर्की। अरबी और तुर्की हमने आक्रमण देख लिए थे। वो आक्रमण क्यों करते हैं, पहला अरबी आक्रमण कौन सा होता है, अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ सिलेबस बता रहा हूँ, सिर्फ सिलेबस पे डिस्कस कर रहे हैं कि सिलेबस कैसा है, उसको किस तरह से उसको काम कर रहा है सिलेबस, है ना। सिलेबस क्यों पूछा जा रहा है, सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, सिलेबस किस तरह से हमारा हमारे जो आगामी परीक्षा होंगी जो हम जिसके लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। सिलेबस होता है जैसे हमारे हथियार होते हैं ना, हथियारों पर जंग लग जाती है तो जंग, हथियारों की जंग हटाने के लिए हमारा सिलेबस है। देखिए अगर आपके हथियार कुटन है, आपके हथियारों में धार नहीं है, तो आपके हथियार किसी काम के नहीं है। वैसा ही सिलेबस होता है। सिलेबस, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको सिलेबस नहीं पता है, आपको अगर सिलेबस नहीं पता है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बहुत गलत बात है ना। आपका फेलियर यहाँ से शुरू हो जाता है। आपको सिलेबस नहीं पता, आपको सिलेबस पता है तो आपके सक्सेस के चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मध्यकाल। मध्यकालीन इतिहास का पाठ्यक्रम। इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट देखेंगे हम। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखो पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत। क्या लिखा हुआ है, दिल्ली सल्तनत। तो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, देखो दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट होती है वो 1206 में हो जाती है। और करने वाला कौन होता है, देखिए एक मैंने क्रम बताया था आपको, थोड़ा सा फिर से बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले अरब जो आक्रमणकारी था, यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, सिलेबस समझा रहा हूँ कि सिलेबस किस तरह से हमारा चल रहा है, एक क्रम से सिलेबस चल रहा है। देखो पहला आक्रमणकारी था काशी, काशी, ठीक है, काशी आता है। काशी के बाद जो यहाँ पर आक्रमणकारी होता है वो कौन आता है, महमूद गजनवी। देखो हिस्ट्री ये पढ़ाऊंगा अभी, आप ये नहीं कहना कि हिस्ट्री आप गलत पढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, काट रहे हो, ये कर रहे हो। आप बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि उबैदुल्ला आता है, या फिर सुबुक्तगीन आता है, अल्पतगीन आता है, तो बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, उन सारी चीजों को देखेंगे। तो कासिम कासिम के बाद ये व्यक्ति हमारे यहाँ आक्रमण करता है ना। ठीक है, मैं डेट भी नहीं बता रहा आपको, डेट क्या है, सोमनाथ पर कब आक्रमण किया वो सब देखेंगे। इसके बाद इसके साथ ही एक होता है गोरी। गोरी इसका गुलाम होता है, इसका गुलाम गोरी होता है। और इस गोरी के 3 गुलाम होते हैं। कौन होते हैं, 3 गुलाम होते हैं। 3 गुलाम में एक होता है एवक। एवक, पहला एवक यलदोज, यलदोज कुबाचा। कौन होता है, कुबाचा, यलदोज कुबाचा। ये 3 इसके क्या होते हैं, गुलाम होते हैं। 3 गुलाम में ये साम्राज्य को बांटना चाहता है, लेकिन ये जो गोरी एवक होता है, एवक सबसे ज्यादा योग्य निकलता है और गोरी एवक सारे साम्राज्यों को कब्जे में कर लेता है। अब यही एवक ही होता है जो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो हमारा ये सिलेबस है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है। और ये जो करता है इसको कहते हैं गुलाम वंश, गुलाम वंश, ठीक है, या इसको ही मामलुक वंश बोलते हैं, मामलुक, मामलुक वंश, ठीक है, मामलुक वंश। अब ये गुलाम वंश, मामलुक वंश क्यों कहा जाता है, ये हम बड़े अच्छे से हिस्ट्री में समझेंगे। आपने टॉपिक दिया रखा है कि दिल्ली सल्तनत, क्या दे रखा है, दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में सब टॉपिक क्या है, देखो दिल्ली सल्तनत में अब बताया गया, देखो यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना हुई तो आपका लिखा हुआ गुलाम वंश, गुलाम वंश। इसके बाद जो आते हैं गुलाम वंश, गुलाम, 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 ठीक है, गुलाम वंश।
गुलाम, आप इसको ना नोट डाउन करते रहना, ठीक है, नोट डाउन करते। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे, क्या कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए अभी थोड़े सिलेबस के बाद मैं बहुत सारी चीजें लेने वाला हूँ, माइक ले लूंगा मैं अभी थोड़ी सी दिक्कत है, तो माइक ले लूंगा मैं। आप बस कॉपरेट, आप कॉपरेट करते चलिए बस मुझे, है ना, कॉपरेट करते चलिए, आप सहयोग देते चलिए, उसके बाद जितना होगा मुझसे मैं इतना अच्छा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। गुलाम वंश। अब इसके बाद आता है खिलजी वंश। कौन आता है? खिलजी वंश। खिलजी वंश, आपको ये पता होना चाहिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? ऐबक था। उसके बाद खिलजी, खिलजी वंश में जो इस वंश का संस्थापक था वो जलालुद्दीन था। कौन था? जलालुद्दीन था। अभी ये सिलेबस में आपका दे रखा है गुलाम वंश, खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद कौन आता है? तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तुगलक वंश, और तुगलक वंश, सैयद वंश, सैयद वंश, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश, लोदी वंश, लोधी वंश, ठीक है। हाँ ठीक है, ये क्या हमारा, ये हमारे वंश आते हैं, ठीक है, लोधी वंश। अब सैयद वंश, लोधी वंश, देखो इस वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? हमारा ऐबक था। खिजली वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। लोधी वंश का संस्थापक आपको पता होगा ना, बहलोल लोधी था। तो ये सारे के सारे आए यहाँ पर, और ये क्या थे? ये तुर्क थे, ठीक है, ये तुर्क थे, और ये सारे के सारे वंश की स्थापना करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अब आपके सिलेबस में ये क्या कह रखा है देखते हैं। आपके सिलेबस में क्या कह रखा है कि इनका प्रशासन देखना है। आपको क्या देखना है? प्रशासन। प्रशासन, देखो प्रशासन में बहुत सारी चीजें करते हैं हमारे यहाँ। बाजार प्रणाली, कर प्रणाली, कैसे कर होता था, कैसे कि भूमि की नपाई होती थी, नपाई तुलाई के लिए, जैसे गजे सिकंदरी आपने सुना होगा ना, गजे सिकंदरी क्या था, या फिर रैयत आला क्या था, ऐसे बहुत सारे टर्म आएंगे, है ना। बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन लेकर आया था? देखो आप अधिकारी बनोगे तो आपको पता होना चाहिए कि बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी, है ना। बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी, कर प्रणाली क्या थी, हमारे यहाँ पर दासों को किस तरह से रखा जाता, दास प्रणाली क्या थी, अगर वहाँ पे जेल थी तो जेल थी या नहीं थी, वहाँ का प्रशासन किस तरह से चलता था, वो लोगों को सैलरी कैसे देते थे, अपने यहाँ पर सैलरी की पे कैसे लोगों को रखते थे, वो जब लूट कमाल रखते थे, लूट कमाल को क्या कहते थे, यहाँ पर जजिया कर क्या था, है ना, जजिया कर किस पे लगता था, ये सारी चीजें हम बड़े आराम से पढ़ेंगे, इतने अच्छे से इनका प्रशासन देखेंगे। प्रशासन क्यों पढ़ा जा रहा है? प्रशासन, आज के प्रशासन से हम कंपेयर करेंगे कि हमने दिल्ली सल्तनत या फिर इन वंशों से, गुलाम वंश हो, है ना, चाहे गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, सैयद वंश हो या लोधी वंश हो, इन वंशों से हम क्या सीख सकते हैं, किस चीजों को हम यहाँ पर अभी भी हम उसको फॉलो किए हुए, है ना। तो हम क्या देखेंगे? प्रशासन देखेंगे। पहले हम इनका प्रशासन देखेंगे। प्रशासन में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो हम क्या देखना है इनका प्रशासन। तो देखो, अगर मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, इनको बहुत डीप में पढ़ाऊंगा और इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको ना बिल्कुल याद करा दूंगा, ठीक है। आप रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझने की जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है, याद हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश, ठीक है। अब देखो ये पढ़ाऊंगा तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये कहाँ से पढ़ा रहे हो सर, कहाँ से पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। गुलाम वंश, हमें मुसलमानों का इतिहास पढ़ना है, हमारे सिलेबस में दे रखा है। अब मैं इसको ये नहीं कहूंगा नहीं 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 मैं मुसलमानों का नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं नहीं आप कहोगे कि नहीं नहीं हम मुसलमानों क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में दे रखा है, और इनसे क्या अच्छी चीजें इनकी, वो चीज हम ग्रहण करेंगे, हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्रहण करेंगे। और हम अपने, जब हम कोई अधिकारी बनते हैं तो उस अधिकारी उस हमारी सर्विस पीरियड में हम इनको कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस चीज से हमें दूर रहना है। जो इतिहास नहीं समझता है वो इतिहास नहीं बनाता है, ठीक है। जिसको इतिहास नहीं पता वो इतिहास कभी बना भी नहीं सकता। तो हमारा सबसे पहला यही मोटिव होना चाहिए कि इन सबका प्रशासन पता होना चाहिए। अब प्रशासन के बाद हमें इनका समाज देखना है। क्या देखना है? इनका समाज देखना है, ठीक है। अब समाज को किस तरह से रखते थे, किस नजर से देखते थे, है ना। जैसे एक व्यक्ति कहता है दिल्ली सल्तनत में कि जैसे ही मैं गरीब असहाय लोगों को देखता हूँ, मेरी आंखों में खून आ जाता है और मेरा हाथ तलवार पे चला जाता है। तो ये किसका ऐसा वक्तव्य था, ये वक्तव्य कौन देता है? जैसे यहाँ पर समाज में क्या ये लोग कुरान पढ़ते थे? तो ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति कुरान खवा था, है ना, लाखों का दान देने वाला था, लाख बख्श बोला जाता है ना। इस तरह से हम देखेंगे कि क्या इनके समाज में क्या था, क्या यहाँ पर स्त्रियों की दशा ठीक थी, स्त्रियों की दशा खराब थी, क्या
यहाँ पर यहाँ के हिंदुओं के साथ इन्होंने अत्याचार किया या नहीं किया था? क्या मुसलमान यहाँ पर वर्चस्व अपना कायम करना चाह रहे थे कि नहीं करना चाह रहे थे? तो यहाँ का समाज देखेंगे, किस तरह से समाज अपना काम कर रहा था, किस तरह से ये समाज अपने आप को ढाल रहा था। क्या जो अरबी थे या तुर्की थे, जो हमारे देश में आने के बाद हमारे देश में ढले या नहीं ढले, हमारी संस्कृति को अपनाया कि नहीं अपनाया, है ना? हमने इनकी संस्कृति को, आज हमें देखने को मिलता है कि हमने उनकी संस्कृतियों को और उन्होंने हमारी संस्कृति को क्या करा है, अपना लिया है। उन्होंने हमारी संस्कृति को और हमने उनकी संस्कृति को अपना लिया है। ठीक है, तो ये चीजें हम सब कुछ देखना है, क्या ये सिलेबस में क्यों दे रखा है। ठीक है, और इनका लिखेंगे हम साहित्य। ठीक है, साहित्य में बहुत सारी किताबें आएंगी, आप पढ़ेंगे। हाँ, जैसे मुझे नाम याद नहीं आ रहे, जैसे किताबुल हिंद, किताबुल हिंद किसकी थी, चशनामा किसका था, है ना? जैसे अर्थशास्त्र क्या था, अर्थशास्त्र तो प्राचीन काल की बात होगी, लेकिन मध्यकाल में बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी गई थी, तो उन साहित्यों को देखेंगे। साहित्य अरबी भाषा में लिखे जा रहे थे, साहित्य फारसी भाषा में लिखे जा रहे थे, क्या साहित्य उर्दू भाषा का उपयोग कर रहे थे, क्या यहाँ पर हिंदी भी इतनी इंपॉर्टेंट थी या नहीं थी? तो ये सारी चीज हम देखने की क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आपका सिलेबस मैं इतने अच्छे से कराऊंगा, देखो मैं आपको स्टडी कराने से पहले आपका सिलेबस करा रहा हूँ, है ना? तो सिलेबस बहुत जरूरी है। तो इतिहास का सिलेबस आप समझ जाओ एक बार, समझने के बाद फिर हम उसको जब अप्लाई करेंगे ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आप जब नोट्स बनाओगे, जब हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा मैं, तो आपके नोट में पहले ही, आपकी नोटबुक में पहले ही लिखा होना चाहिए ये सिलेबस है और ये पढ़ना है, और जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उनको दिमाग में रखना है, और वो शब्द नहीं लिखने हैं कि जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ सिर्फ वही लिखना है। आपका जो सिलेबस है सेम टू सेम सिलेबस में यहाँ पर बोर्ड में लिख रहा हूँ। ठीक है, अपने पास से कुछ नहीं। साहित्य, अब मैं देखो यहाँ पर अगर आपको बताने लगा कि यहाँ पे पढ़ाने लगा, तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी और समझ में भी नहीं आएगा ना। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको सिलेबस बता रहा हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा चीजें बताई जा रहा हूँ, ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना हो, आपको सिलेबस ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि सिलेबस में क्या है ना? चलो, हमारा प्रशासन हो गया, साहित्य हो गया, समाज हो गया, कला हो गया। हाँ, कला, कला यहाँ पर हम कला देखेंगे, कला देखेंगे। ठीक है, तो कला किसके टाइम पर, कला स्थापत्य, स्थापत्य, स्थापत्य। ठीक है, कला स्थापत्य। स्थापत्य क्या होता है, देखो स्थापत्य जो हमारे यहाँ पर भवन निर्माण प्रणाली थी, ये लोग आ रहे थे तो गुम्बद बना रहे थे, गुम्बद है, गुम्बद बना रहे थे, मीनार बना रहे थे, है ना? जैसे चार बाग पद्धति जैसी चीजें बना रहे थे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मेहराब बना रहे थे, यहाँ पर गुम्बद बना रहे थे, मतलब गुम्बद जो होता है ना, गुम्बद बताऊंगा क्या होता है, गुम्बद क्या होता है, मीनारें क्या होती हैं, है ना? और ये मेहराब क्या होते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगा। इनका स्थापत्य था, मंदिर बनाने की कला क्या थी इनके टाइम में, क्या मंदिर बन रहे थे या मंदिर नहीं बन रहे थे। आपने एक विवाद पढ़ा होगा, बाबरी मस्जिद, तो बाबरी मस्जिद वो किसके काल में बनी थी, क्यों बनी थी, है ना? क्यों तोड़ी गई थी, ये सारी चीजें मैं आपको तब बता दूंगा। ठीक है, इनका स्थापत्य, है ना? कला और स्थापत्य। कला में हम देख लेंगे यहाँ क्या ये लोग संगीत को प्रेम करते थे, क्या ये लोग नृत्य को प्रमोट करते थे या नहीं, संगीत करते थे या नृत्य करते थे, इन चीजों से कैसे रिलेट थे ये लोग, क्या करते थे या नहीं करते थे, है ना? जैसे आप देखेंगे, आप अमीर खुसरो को देखेंगे ना, अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो क्या करता था, क्या कहता था, है ना? यहाँ पर कौन कौन से शासक ऐसे थे जो कला प्रेमी थे, संगीत प्रेमी थे या नहीं थे, है ना? ऐसा होता है ना, मुस्लिम समाज में बहुत सारी चीजों को इनको पाबंदी होती है। आप जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, तो सिया सुन्नी वाला विवाद थोड़ा सा बता दूंगा कि सिया सुन्नी विवाद क्या था, क्योंकि हमें यहाँ पर हमें ना ही यहाँ पर ये दे रखा ना, आपके सिलेबस में नहीं है शायद। हाँ, जो अरबी तुर्की का आक्रमण होगा तो उस टाइम पे बता दूंगा कि इस्लाम किस तरह से फैला, इस्लाम पे क्या क्या विभाजन हुआ, इस्लाम दो गुटों में कैसे बट गया, है ना? नबी को मानने वाले कौन हो गए, अली को मानने वाले कौन हो गए, है ना? मोहम्मद अली, अली को मानने वाले कौन हो गए ना, अली। ये मोहम्मद पैगंबर होते हैं, पैगंबर को मानने वाले कौन थे, मतलब सीधा कुछ लोग होते हैं ना जो पैगंबर को मानते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ऐसे इनका नाम लिया जाता है, इज्जत के साथ नाम लिया जाता है। और देखो, इज्जत का नाम हम हर किसी का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हमें हर उसके महापुरुषों का, उनके भगवानों का, उनके ईश्वर का हमेशा इज्जत के साथ नाम लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो। हमें धर्म से कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम अपने धर्म को मानते हैं, अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू धर्म को मानूंगा, अगर मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम धर्म को मानूंगा, है ना? जो भी धर्म हो, आप अपने धर्म को अपने तक सीमित रखिए और दूसरे के धर्म की भी क्या करिए, इज्जत करिए। ठीक है, तो इस चीज को हम समझेंगे कि ये लोग आ रहे थे तो हमारे यहाँ पर क्या क्या कर रहे थे, है ना? तो पटवारी में क्यों जरूरत है। और मैं अभी भी थोड़ा कम बता रहा हूँ, जब आप पढ़ाना सिखाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा मतलब पढ़ाने स्टार्ट करूंगा, तो आपको ये भी चीज बताते चलूंगा कि हमें इस, अगर पटवारी बन रहे हैं, एसआई बन रहे हैं, दरोगा मतलब दरोगा एसआई बन रहे हैं, है ना? और जूनियर असिस्टेंट बन रहे हैं या कुछ भी बन रहे हैं, मतलब एक्स वाई जेड जो भी वैकेंसी निकल रही है आपकी, चाहे टीचर की वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही हो, उसमें ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों हमें पढ़ना जरूरी है, तो ये चीज सारी चीजें हम समझेंगे, है ना? चलो, हो गया।
स्थापत्य हो गया, कला स्थापत्य। उसके बाद हम यहाँ पर और चीज़ देख लेंगे, जैसे कि इनकी नीतियाँ क्या थी, इनका साम्राज्य। चलो हाँ ठीक है, लिख देते हैं नीति। इनकी नीति क्या थी, साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार नीति, है ना, साम्राज्य विस्तार। जैसे तुम अलाउद्दीन खिलजी को देखोगे, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान करता है, पूरे दक्षिण को रोम देता है। उसके साथ एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मलिक काफूर, है ना। मलिक काफूर एक हिंदू व्यक्ति होता है ना। तो उसको खरीदता है, उसको 1000 दिनारी बोला जाता है। तो इनकी साम्राज्य विस्तार नीति भी देखेंगे, ये साम्राज्य को किस तरह से फैला रहे थे। जैसे अपना जो भारत है ना, ये हमारा दक्षिण भारत है, ये वाला, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर शासन कर रहे थे दिल्ली में, है ना। तो इस दिल्ली से ये दक्षिण तक कैसे जाते हैं, इनकी विस्तार होती है नहीं होता, ये अपने अपने साम्राज्यों को विस्तारित करते हैं। जैसे मुगल काल में भी हम देखेंगे आगे, हम मुगल काल हम पहले देख चुके हैं, मध्यकाल हाँ आएगा, अभी आगे आएगा। अब दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा। तो मुगल काल में हम देखेंगे कि मुगल काल में किस किस तरह से शासन होता है, किस किस तरह से वो अपने साम्राज्य विस्तार की नीतियां चलाते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। और जैसे आप देखेंगे दक्षिण में बहुत सारे राजा होते हैं, राज कर रहे होते हैं। तो उनका रुद्र प्रताप देव को अलाउद्दीन खिलजी ने जो मलिक काफूर को भेजा था, वो किस तरह से कब्जा करता है, वो किस तरह से कोहिनूर हीरा देते हैं, किस तरह से अपनी मूर्ति बना के उसको जंजीर में बांध के अपने इस साम्राज्य के दिल्ली सल्तनत में दे देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को दे देते हैं, उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। ऐसे दक्षिण के बहुत सारे राजा देखेंगे हम जो क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, है ना। तो साम्राज्य विस्तार की नीतियां देखेंगे, साम्राज्य विस्तार क्यों किया जा रहा था, ये साम्राज्य को क्यों विस्तारित कर रहे थे। विस्तार का मतलब क्या होता है, देखो साम्राज्य का मतलब होता है शासन, एक शासन, शासक क्षेत्र, शासक का क्षेत्र, शासक का क्षेत्रफल, साम्राज्य हो गया। विस्तार का मतलब होता है उसको फैलाना, उसको बड़ा करना, ठीक है, विस्तारित करना। ओके, ये हो गया हमारा। नीति तो पता ही आपको, नीतियां बनाना कि आप यहाँ पे कैसे रूल करेंगे, किस तरह से रूल करेंगे, किन पर रूल करेंगे। तो ये सारी हमारी क्या हो गई, नीतियां हो गई, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत हम देखा, मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत हो गया। अब इनकी नीतियां हो गई, है ना, साम्राज्य विस्तार हो गया, और चीजें होंगी, अन्य चीजें में हम देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखो हमारे चैप्टर में दूसरा पॉइंट है भक्ति। भक्ति सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन, भक्ति सूफी आंदोलन। तो देखो सॉरी, देखो भक्ति आंदोलन में हम देखेंगे जैसे कि आपके कबीर दास हो गए, कबीर हो गए, सूरदास हो गए, मीराबाई हो गई, है ना। इन सब की थोड़ा थोड़ा देखेंगे। गुरु हो गए, गुरु नानक देव हो गए। मतलब इनका नाम लेके एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और आनी भी चाहिए। ये हमारे ऐसे, हमारी ऐसी धरोहर है, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं हमारे, हमारे गर्व करने वाली चीजें। इन्होंने हमेशा हमेशा समानता का मार्ग दिया, है ना। जैसे कि रविदास हो गए, गुरु रविदास हो गए, गुरु गोविंद सिंह हो गए, है ना। कबीर दास हो गए, सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, मीराबाई हो गई। तो ये सारे के सारे जो आ रहे थे, अच्छा अच्छा रामानंद हो गए, है ना, रामानंद हो गए, शंकराचार्य जी हो गए। तो ये सारे एक लेगेसी है जो जो किसमें आती है, भक्ति काल में आती है ना। भक्ति काल में हम दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें सगुण और निर्गुण, ये दो पार्ट में इनको बांट के हम पढ़ते हैं। तो बड़े प्यार से हम समझेंगे कि तुलसीदास का क्या योगदान रहा, मीराबाई अपने घर को त्याग देती हैं। अच्छा एक नाम मैं भूल गया, जैसे कि आप देखेंगे रस खान कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं, कृष्ण की लीलाएं कर रहे हैं, कृष्ण की लीला के, कृष्ण में वो बाल लीलाएं कर रहे हैं, उनके उनके बारे में बता रहे हैं, बिना देखे उनके बारे में इतना कुछ व्याख्यायित कर देते हैं। तो इस चीज से पता चलता है कि रस खान एक मुस्लिम व्यक्ति होके वो कहीं कहाँ पर हमारे हिंदू देवी देवताओं की इतनी बड़ाई कर रहे हैं, इतने अच्छे से लिख रहे हैं उनको, है ना, उनको इतनी इज्जत दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है, इनको अपने आत्मसात करना है ना, इन चीजों को हमें ग्रहण करना है और बड़े अच्छे से इनको समझना है। ओके, तो ये सारी चीजें हुई हमारा सूफी भक्ति। अच्छा भक्ति में हम देखेंगे सिलसिला आता है, सिलसिला। जैसे कि आप देखेंगे निजामुद्दीन औलिया का नाम सुनेंगे, है ना, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज, ऐसा करके तो बहुत सारे सिलसिले आते हैं, बाबा फरीद, है ना। इन सबको देखेंगे थोड़ा थोड़ा। सूफी आंदोलन से ऐसा मान लेते हैं कि जो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म में सूफी जुड़े हुए हैं, जो हिंदू धर्म है उससे भक्ति जुड़ी हुई है। भक्ति हिंदुओं में भक्ति करते हैं और मुसलमानों में सूफियाना। ऐसा कहते हैं ना, मेरा एक गाना है, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। तो वो सुना होगा, सूफियाना। सूफियाना मतलब मैं एक तरह से पागल हो चुका हूँ आपके प्यार में, मतलब एक तरह से इस तरह से बताते हैं ना। देखो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो सूफी भक्ति आंदोलन हमें देखना है। देखो हमारे सिलेबस में दिख रहा है, सूफी आंदोलन देखना है हमें और भक्ति आंदोलन देखना है। और उसके साथ साथ हमें इनके क्या देखने, इनके जैसे संत हो गए, है ना, संत और उनके उनसे संबंधित जितने भी प्रभाव हुए उनके संतों के, हमारे संतों के, महापुरुषों के, तो उनको भी देखना पड़ेगा। तो चौथा हमारा तीसरा, तो थोड़ा थोड़ा ना सिलेबस आपका आपको अच्छे से आना चाहिए, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब इसके बाद बहमनी साम्राज्य क्या आना चाहिए, बहमनी साम्राज्य।
बहमनी साम्राज्य। ये ज्यादातर जो है ना दक्षिण में, ये दक्षिण में चले जाते हैं, बहमनी साम्राज्य है ना। अब हम पढ़ेंगे हरिहर बुक्का कौन थे, है ना, हरिहर बुक्का कौन थे, इन्होंने कैसे कैसे, बुक्का प्रथम, बुक्का द्वितीय, हरिहर, इसका इस तरह से हम देखेंगे दक्षिण भारत में इनका कैसे कैसा रोल पड़ रहा था। इसमें हम देख कृष्णदेव राय की तारीफें भी बाबर करता है। बाबर जब आता है तो बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि दक्षिण भारत में उस टाइम पर भारत में कोई, अगर वो हिंदुस्तान में कोई राजा था, देखो वो हिंदुस्तान बोलते थे, हिंदुस्तान में कोई सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रतापी शासक था तो वो कौन था, कृष्णदेव राय। कौन थे, कृष्णदेव राय। तो हम देखेंगे बहमनी साम्राज्य में इनका साम्राज्य क्या था, कैसे बना, बहमनी क्या थे, है ना, तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आपका वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया और मैं भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं भी थोड़ा थोड़ा थक सा रहा हूँ ना, थक नहीं रहा हूँ मैं मैं नहीं थकेगा, बिल्कुल भी नहीं थकेगा भाई। आपकी 2 घंटे क्लास लेनी पड़े तो मैं पूरी तरह से क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। आपका सिलेबस हो जाए एक बार, फिर देखना कितने अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी तो ऐसे ही मैं पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा आपके साथ, पॉलिटी का भी, ज्योग्राफी का भी, इकोनॉमिक्स का भी, उत्तराखंड का, उत्तराखंड ज्योग्राफी, उत्तराखंड कल्चर, उत्तराखंड इतिहास, ये सारा सिलेबस आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य देखेंगे, इसमें मुख्य शासक देखेंगे, उनकी उपलब्धियां देखेंगे, उनकी संस्कृति थी ना, मुख्य शासक उपलब्धि, इनकी नीतियां, इनका भी साम्राज्य विस्तार, ये सारी चीज यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, हम 3 टॉपिक हो गए, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। अब कभी कभी ना क्या होता है, एक गाने की पंक्ति गा दो, आपके साथ भी होता होगा, कभी उसकी पंक्ति गा दो तो वही गाना बार बार याद आप रहता है ना। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, इनकलाब जिंदाबाद। अभी आने वाले हैं, हम देश को आजाद करा के छोड़ेंगे। अभी तो मुसलमान आक्रमणकारी आ रहे हैं, अभी अंग्रेज आएंगे, फिर अंग्रेजों को मारेंगे, हम अंग्रेजों को मार के भगा देंगे सिलेबस में, और फिर हमारे क्रांतिकार आएंगे, भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या हो गया था, बहमनी साम्राज्य हो गया था। अच्छा, बहमनी साम्राज्य के बाद हमारे आ जाते हैं मुगल। कौन आते हैं, मुगल। ठीक, शायद 5वां टॉपिक होगा मुगल। देखो इसमें ना इंपॉर्टेंट, एक तो देखो 2 पार्ट में पढ़ते हैं मुगलों को। मुगलों के 2 पार्ट होते हैं, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट इतने नहीं होते। पूर्ववर्ती में कुछ नाम आते हैं, इनमें नाम क्या क्या आते हैं, हमारे बाबर से स्टार्ट होते हैं। कहां से, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, सलीम बोलते हैं इसको, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस तरह से क्रम चलता है इनका। ठीक है, बाबर, हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब, तो इस तरह से क्रम चलता है इनका, है ना। तो ये क्रम चलता है और देखते हैं इनके बारे में। ऐसे बोलते हैं ये जो है अकबर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकबर की राजपूत नीति हम देखेंगे कि अकबर की राजपूत नीति क्या थी। अकबर ने किस तरह से अपने दरबार में किसको रखा था, इनके दरबार में मानसिंह रहा करते थे, है ना। मानसिंह किस वंश के थे, राजपूत थे, और किस वंश के थे, कछवाहा वंश के, है ना। राजा भालमल के शायद पोते थे। इनको देखेंगे ना, 20 साल वगैरह जो सारी चीजें वो देखेंगे। तो इनके बारे में हमारे सिलेबस क्या बोलता है, तो सॉरी, इनका सिलेबस में हमें बोलता है कि मुगल साम्राज्य में जो है ना, मुगल साम्राज्य में, अच्छा इसके साथ साथ एक चीज और दे रखी है, मुगल साम्राज्य के बीच में ही, यहाँ पर इन दोनों के बीच में शेर शाह सूरी आ जाता है। हुमायूं और अकबर के बीच में आ जाता है शेर खान, इसको शेर खान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेर शाह सूरी, क्या बोला जाता है, शेर शाह सूरी, हाँ, शेर खान या शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी की नीतियां देखेंगे कि हाँ, हुमायूं का आया, हुमायूं को निष्कासित कर देता है, देश से निकाला कर देता है, भाग जाता है हुमायूं, लड़ते लड़ते इससे शेर शाह सूरी से लड़ता है, लड़के भगा देता है उसको, है ना, शेर अफगान। ठीक है, ये शेर माना जाता है ना।
इन्होंने पटना में बहुत ज्यादा काम किया था। अच्छा, जीटी रोड के बारे में बात आती है, कभी भी ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में बात आती है तो किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। इसने बहुत सारे काम किए, छोटे से शासन में बहुत सारे काम किए, लेकिन बेचारा अपने ही बारूद के गोले से अपने आप ही मर जाता है। कौन? शेरशाह सूरी। तो इसके बारे में देखेंगे, है ना, शेरशाह सूरी के बारे में आएगा। अब यहाँ की देखो, आपको पता है कि यहाँ पर एक टोडरमल आते हैं, टोडरमल व्यक्ति आते हैं। देखो, इनके इनके हम काल में देखेंगे कि इनकी कर व्यवस्था क्या थी, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, है ना। मनसबदारी व्यवस्था को हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है। राजपूत नीतियां क्या थी, है ना, कला क्या था। अच्छा, स्वर्ण काल, कला का स्वर्ण काल किसको बोलते हैं? चित्रकला का स्वर्ण काल किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं जहांगीर के काल को। ना, शाहजहां ने कितने वो बनाया था हमारे यहाँ, ताजमहल बनाया, सॉरी, ताजमहल बनाया शाहजहां ने, प्यार की निशानी माना जाता है ना। इसकी वाइफ थी, इसकी वाइफ 14वें बच्चे को जन्म देते देते प्रसव पीड़ा के कारण उसकी डेथ हो जाती है ना। कितना प्यार रहा होगा दोनों में, 14 बच्चे पैदा कर दिए, है ना। चलो कोई नहीं, बाकी उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन पर्सनल नहीं रहता। जब हम उसको पढ़ने लगते हैं तो कहीं ना कहीं, अब जिस सिलेबस को, जिस व्यक्ति को हम पढ़ने लगते हैं तो उसका पर्सनल बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, पर्सनल चीजें हम पढ़ते हैं तो पर्सनल कुछ नहीं रह पाता है। क्या पर्सनल रहेगा? उनकी हर चीज हम पढ़ रहे हैं तो पर्सनल क्या, उनके बारे में हर चीज जानने के लिए हमसे सिलेबस बोल रहा है कि भैया जानो क्या करा था, स्थापत्य में कैसे करा, ताजमहल बना तो बना क्यों, ताजमहल क्या था, है ना, ताजमहल क्या था, ताजमहल में क्या क्या चीजें ऐसी थी। ताजमहल क्या एक देखने में बहुत सुंदर चीज लगती है, लेकिन वो असलियत में क्या है? एक कब्र है। क्या है? कब्र। किसकी? इसकी मुमताज महल और शाहजहां की। मुमताज महल और शाहजहां की क्या है? कब्र है। हमें क्या देखना है? कला देखना है, साहित्य देखना है, साम्राज्य देखना है ना। शेरशाह सूरी का इसमें प्रशासन देखो, शेरशाह सूरी आ जाते हैं तो इनका प्रशासन देखना है, और कला वगैरह तो वो तो सारी देखनी, संगीत देखनी है। औरंगजेब अपने काल में आता है, वो क्या करता है? कला को बिल्कुल बैन कर देता है, संगीत को बैन कर देता है, नहीं ये तो हराम है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। जहांगीर थोड़ा ठीक व्यक्ति लगा, अकबर के बाद जहांगीर थोड़ा ठीक होता है ना। बस इसके बाद शाहजहां भी थोड़ा प्रेम के प्रति रहता है, लेकिन ये भी कट्टर होता है, औरंगजेब बहुत ज्यादा कट्टर हो जाता है। इसकी नीतियां देखेंगे हम, अच्छे से समझेंगे, औरंगजेब को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी नीतियां को लेकर कहाँ तक हम विरोध कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, मैं मतलब मेरा पर्सनल है, जैसे हम कभी कभी करते हैं ना, हम गाली देते हैं, मुगल 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 आए थे, मुगल ये मुगल वो मुगल, ऐसा वैसा कर गए, ये कर गए वो कर गए। कभी हम अंग्रेजों को क्यों नहीं कहते अंग्रेज ऐसा वैसा कर गए? अंग्रेजों की ऐसी क्या नीतियां रही, अंग्रेजों से ऐसे क्या अच्छे संबंध थे हमारे जो हम अंग्रेजों को नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? क्योंकि अंग्रेज हमारे देश से लगभग गायब हो चुके हैं। हमारे देश में मुसलमानों की आबादी कम से कम 20 से 30% है, तो इसलिए हम उन्हें देख के कहते हैं कि ये मुगल है। हमारे दिमाग में तो मुगल है, दिल्ली है, दिल्ली सल्तनत, है ना। तो अब इसको मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको एक अच्छे से समझा दूंगा कि कितना विस्तार हुआ, कितने कितने लंबे अरसे तक इन्होंने शासन किया था हमारे देश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके बाद मुगलों के बाद छठा छठा पॉइंट, मुगल काल के बाद जो छठा पॉइंट आता है वो मराठा आते हैं, मराठा मराठा व सिख। सिख आपकी टॉपिक ये बिल्कुल, मैं अपने पास से कुछ नहीं करा रहा हूँ, सब आपके सिलेबस में लिखो। आप अगर प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो प्रिंट आउट बहुत अच्छा है, उसमें देखते चलो। देखो, मराठा, मराठा हम पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। इनको औरंगजेब की और इनकी बिल्कुल नहीं बनती है ना, क्यों ना? छत्रपति 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 शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज कौन है? शिवाजी महाराज। इनका नाम लेते ही ऐसा गर्व आता है, मतलब अंदर से। सिखों में हम देखेंगे पहले गुरु, गुरु नानक देव, गुरु नानक, गुरु नानक जी, है ना। इनको देख के एकदम से ऐसा रहता, मन एकदम शांत हो जाता है। गुरु नानक, हमारे देश में इतनी बड़ी शक्ति, गुरु नानक देव, जय हो गुरु नानक देव, ठीक है। ठीक, अगर भारत में सब एक तरफ से सिख बन जाए, सोचो कोई भूखा रहेगा नहीं। गुरुद्वारा में लंगर चल रहा है, जब भी चले जाओ लंगर मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आपका पेट भर जाएगा, है ना। गुरुद्वारे कभी भी चले जाओ भाई, लंगर लगता रहता है, ठीक। गुरुद्वारा अपने यहाँ देहरादून में, देहरादून नहीं है, हाँ देहरादून में भी है ना, झंडा मेला लगता है देहरादून में। उधम सिंह नगर जाते हो तो उधम सिंह नगर पे एक जगह पड़ती है नानक मता, नानक मता में चले जाओ, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा कितना बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पर लंगर लगता रहता है ना। तो ये है गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे। छत्रपति जी, मराठा, मराठा साम्राज्य की स्थापना, सिखों की स्थापना करने वाले, है ना। 10वें गुरु हमारे होते हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी होते हैं जो सिखों को क्या बना देते हैं? खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। किसकी? खालसा पंथ की। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना कौन कर देते हैं? हमारे गुरु गोविंद सिंह। चिड़िया संग में बाज लड़ावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, है ना। ये
इतना बड़ा इनका बात है, अगर समझोगे तो, कि चिड़िया संग में बाज लड़ा हुआ, छोटी सी चीज के साथ बाज को लड़ा देना है, 1.25 लाख से एक लड़ा हुआ, तब गोविंद नाम का आवा, है ना। क्योंकि ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और उस टाइम पर जो हमारे यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य था, वो मुगल साम्राज्य में बहुत सारे हमारे सिख गुरु को क्या करते थे, जैसे एक सिख गुरु को चांदनी चौक पर दिल्ली में उनका सर काट दिया जाता है। वहां पर एक गुरुद्वारा बनता है जिसको कहते हैं शीशगंज गुरुद्वारा, है ना। पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव, उनको फांसी चढ़ा दी जाती है, तेग बहादुर जी को, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे सिख जब गुरु हमारे शहीद हो जाते हैं, है ना, उनकी डेथ हो जाती है, तब गुरु गोविंद सिंह आते हैं और कहते हैं कि आज से आप सिर्फ संत नहीं हो, आपसे सिर्फ गुरु नहीं हो, आपसे आप गुरु के साथ साथ खालसा भी हो। आप अपने साथ तलवार रखो, आप अपने साथ कृपाण रखो, आपके 5 ककार होंगे। 5 ककार मैं बताऊंगा, 5 ककार कौन से, का 5 का, 5 का होंगे। और ये चीज हर एक सिख गुरु को, हर एक सिख को, जो सिख पग बांधेगा, उनको ये 5 चीजें रखनी अनिवार्य कर दी गई थी, है ना। लंगर व्यवस्था शुरू की ताकि सारे लोग आए और साथ में बैठ कर भोजन करें, क्योंकि उस समय तक बहुत सारे जातिवाद था, बहुत सारा ऊंच नीच था समाज में। वो उस चीज को खत्म करने के लिए हमारे यहाँ पर अंगद देव जी ने कहा कि लंगर व्यवस्था स्टार्ट करो, ताकि सब लोग साथ में बैठ के खाएं, और लंगर व्यवस्था आज तक चली आ रही है। हाँ, तो ये हमारा मध्यकाल हो गया, मध्यकाल हो गया आपका कंप्लीट। और मैंने बहुत बहुत सारी चीजें सोचा है कि विराम लगाया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं बहुत सारी चीजें काट काट के करा रहा हूँ, कि ताकि ज्यादा बड़ी लंबी वीडियो नहीं हो। अभी बहुत लंबी वीडियो हो गई है। बस आप लोग साथ बनाए रखो और कमेंट करते रहो, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहो। ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके लिए प्रस्तुत किए जाएंगे, है ना, आपकी सेवा में। और मैं सदैव आपके साथ हूँ और रहूँगा। बहुत पता नहीं कब तक साथ रहेंगे, जब तक शायद जिंदा हूँ तब तक तो यूट्यूब नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं, है ना। कुछ ना कुछ आपके लिए आता रहेगा। ओके, चलिए, अब हमारा मध्यकाल स्टार्ट खत्म हो गया था, अब हमारा चल रहा है आधुनिक काल। आधुनिक आधुनिक काल में हम देखेंगे सिलेबस में आपके आधुनिक काल में क्या दे रखा है। जैसे सबसे पहले आधुनिक काल में हम क्या पढ़ेंगे, यूरोपीय कंपनी का आगमन या यूरोपियों का भारत आगमन। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला पॉइंट, यूरोपियों का यूरोपियों का भारत आगमन। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे। और सबसे पहले आने वाले कौन होते हैं हमारे यहाँ पर, सबसे पहले जो पुर्तगाली कंपनी आती है, सॉरी, जो यूरोपीय कंपनी आती है वो होती है पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर फ्रांस आते हैं, है ना। पुर्तगाली आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या आएगा, पुर्तगाली। पुर्तगाली सबको याद होता है, ये आता है, एक पुर्तगाली आता है जिसका नाम होता है वास्को डी गामा। अच्छा, इसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास में जब ये यूरोप पढ़ा हुआ ना, तो बता दूंगा कि कुस्तुतुनिया पर किस तरह से अधिकार हो जाता है। कुस्तुतुनिया या तुर्की किस तरह से यहाँ पर कर लेता है, अधिकार कर लेता है, रास्ता ब्लॉक कर देता है। जो हमारा रास्ते आते थे ना, रास्ते जो स्थल मार्ग था उसको कैसे ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद यूरोपियों में एक होड़ मचती है रास्ते, नए नए रास्तों को खोजने की, है ना। तो सबसे पहले यही व्यक्ति होता है जो भारत में आता है और भारत के समुद्री मार्ग की खोज करता है। भारत की खोज ना किसी ने की, ना कोई कर सकता है। भारत था, है और रहेगा। भारत एक ऐसा देश है जो युगों से चलता आया है ना। हमारे यहाँ पर द्वापर युग, त्रेता युग, कल युग चल रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे युग आ गए, स्वर्ण युग आ गया, तो है ना। जैसे आप पढ़ते हैं राम राम का काल, भगवान राम का काल, उसको द्वापर युग बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जुगों जुगों से चलता आ रहा है। हमारे यहाँ पे हमारे भारत की कोई खोज नहीं कर सकता। भारत का जन्म नहीं हुआ है, भारत की उत्पत्ति हुई है। और जिसकी उत्पत्ति होती है उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो भारत की ना ही मृत्यु हो सकती है और ना ही इसका जन्म हुआ है। तो खोज कोई नहीं कर सकता, किसी की औकात नहीं है जो भारत को खोज ले, है ना। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, भारत के रास्तों की खोज की थी, वो अलग बात है कि इन्होंने खोज की। तो वास्को डी गामा 1498 में हमारे देश में आता है। और क्यों आता है, देखो मैं थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ क्यों आता है। इनको मसालों की बहुत जरूरत होती है। यूरोप में एक पड़ता है, यूरोपीय कैसा देश है, यूरोपीय ठंडे देश है। जो ठंड में बहुत ज्यादा क्या पड़ती है, वहाँ पे ठंड पड़ने लगती है। तो ठंड के कारण उनको मांस की बहुत ज्यादा खाते हैं, मांस खाते हैं। तो मांस पे काली मिर्च होता है, काली मिर्च पाउडर डालते हैं, उसके बाद वो मांस को खाते हैं, तो उनको बहुत टेस्टी लगता है।
उसके साथ मदिरा पान करते हैं। तो ये लोग काली मिर्च के चक्कर में, इसलिए ही हमारे हमारे देश में या यूरोप में क्या बोलते हैं, काली मिर्च को बोला जाता है यमन प्रिय। यूरोप में क्या बोलते हैं, यमन प्रिय। क्यों बोलते हैं, यमनों की प्रिय है ना। तो इसलिए आए थे मसालों की खोज के लिए, और यही आता है जो हमारे यहाँ से मसाले ले जाता है और मसालों से 60% मुनाफा कमाता है। तो ये होता है हमारा वास्को डी गामा। तो पुर्तगाली पढ़ेंगे हमें, डच, पुर्तगाली, डच देखेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे ज्यादा जो अंग्रेजों को टक्कर देते हैं वही फ्रांसीसी होते हैं, है ना। बांडीवास का युद्ध, कौन सा युद्ध, बांडीवास का युद्ध होता है ना, ठीक है। बेतरा युद्ध, बांडीवास का युद्ध, ऐसे युद्ध होते हो के इनको भगा दिया जाता है। ये सबसे पहले आए थे, ये सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे, सबसे बाद में गए थे। बहुत टाइम तक ये रहते हैं हमारे देश में। अंग्रेज अंग्रेज 1600 में आते हैं अंग्रेज। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। फ्रांसीसी देखेंगे, है ना। अब इनकी कंपनियां कब कब आई थी, इन सबकी कंपनियां देखेंगे हमें, है ना। अल्बुकर, जैसे यहाँ पे पुर्तगाल देखेंगे, अल्बुकर्क हो गया, नीनो डी कुन्हा हो गया, ऐसे ऐसे व्यक्ति आते हैं। काउंट डी लाली फ्रांसीसी। तो ये सारे लोग आते हैं और यहाँ पे लड़ाई युद्ध करते हैं और अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। ये सारी चीज हम क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन। तो भारत में कैसे आते हैं, इनका आगमन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम सबसे स्पेशली टॉपिक दे रखा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको लिख देते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके जी, ओके सर, ठीक है सर, हाँ। ये है ईस्ट इंडिया कंपनी। यही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को आती है और खोखला कर देती है, भारत को उपनिवेश बनाती है। और समझेंगे कि उपनिवेश क्या होता है ना। इसको अपने बाप का देश समझ लेते हैं ये लोग, है ना। यहाँ के माल को अपने देश के लिए, अपने देश के दोहन के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं ये लोग। अपने देश में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग करने लगते हैं ये लोग। तो हाँ, ये जो आते हैं 1757 से लेके 1858 तक, 1757 से लेके 1858 तक पड़ता है हमें। 1757 से लेके 1858 तक हमें देखना है। देखो 1757, 1764, ये दो बड़े युद्ध होते हैं हमारे यहाँ पर, जिसमें बोलते हैं प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। यही दो युद्ध होते हैं या षड्यंत्र होते हैं जिसने ये तय कर दिया था कि भारत में अब एक छत्र राज कौन करेगा। भारत में इन दोनों युद्धों ने ये बता दिया था कि भारत पे ब्रिटिश एक छत्र राज करेंगे, ठीक है। एक छत्र राज कौन करेंगे, ये ब्रिटिश एक छत्र राज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें सिलेबस में दे रखा है 1757 से लेकर 1858 तक की जो बातें हैं वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। चलो नेक्स्ट, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपके सिलेबस में देख रखा है कि भारत में साम्राज्य विस्तार, इनका साम्राज्य किस किस तरह से बढ़ा था। बंगाल को इन्होंने अपने उपनिवेश की चाबी देखी, बंगाल से लेकर दिल्ली तक सब पर कब्जा कर लेते हैं ना, पूरे बंगाल पर कब्जा कर लेते हैं, यूपी बिहार हर जगह, उत्तराखंड तक चले जाते हैं, अपने यहाँ उत्तराखंड तक आ जाते हैं ये लोग। तो यहाँ पर सब जगह इनका क्या देखेंगे, विस्तार देखेंगे, इनकी आर्थिक नीति देखेंगे, इनके, ठीक है, इनकी आर्थिक नीति देखेंगे। इन्होंने अर्थव्यवस्था को किस तरह से कुचल दिया था। इन्होंने रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, है ना, रैयतवाड़ी हो गया, महलवाड़ी हो गया, और कौन सी थी, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, और एक और थी, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, एक मैं भूल रहा हूँ, सॉरी। तीन व्यवस्था इन्होंने चलाई थी और तीनों मुझे याद है लेकिन दिमाग से उतरता है, कोई। तो इन्होंने ये व्यवस्था चलाई, उसके बाद की डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप, ये सारी, बहुत सारे वर्नाकुलर एक्ट वगैरह लाते हैं। फिर सबसे पहले जो एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वहां से लेके 1857 तक ये एक्ट आते रहते हैं, आते रहते हैं और ये नया नया चीजें, नया नया एक्सपेरिमेंट भारत में करते रहते हैं। इस तरह से देखेंगे इनका प्रशासन क्या रहा, इनकी नीतियां क्या रही, यहाँ के गवर्नर, मैं गवर्नर को याद कराऊंगा, बहुत अच्छे, बहुत मजे से याद कराऊंगा। गवर्नर जनरल और वाइसराय, गवर्नर जनरल और वाइसराय सब देखेंगे इनके, हाँ। गवर्नर, इनकी प्रशासन की नीतियां, गवर्नर जनरल, वाइसराय। पहला गवर्नर कौन होता है, पहला गवर्नर जनरल कौन होता है, पहला वाइसराय कौन होता है, अंतिम वाइसराय कौन होता है, अंतिम गवर्नर कौन होता है, अंतिम गवर्नर जनरल कौन होता है, अंतिम वाइसराय कौन होता है, पहले राष्ट्रपति कौन होते हैं, भारत के गवर्नर जनरल पहले कौन होते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे। इनके चार्टर एक्ट देखेंगे, इनके भारत संसद अधिनियम देखेंगे, चार्टर एक्ट, भारत संसद अधिनियम, है ना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ये सारे देखेंगे, है ना। तो ये सारे हमें यहाँ पर देखने हैं। फिर उसके बाद इनके नेक्स्ट पॉइंट हमें यही है ब्रिटिश शासन, तीसरा है
ब्रिटिश शासन। देखो यहाँ पर जो है ना कंपनी होती है, कौन होती है, कंपनी का शासन। यहाँ तक 1858 तक, जब 1857 1858 जो युद्ध हो जाता है, 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद कंपनी को हटा दिया जाता है। कंपनी की जगह कौन आता है, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश ताज आ जाता है, जो हमारे यहाँ शासन करना स्टार्ट करता है। ब्रिटिश ताज स्टार्ट करता है हमारे यहाँ शासन करना, और ब्रिटिश ताज शासन करना स्टार्ट करता है। इसमें क्या होता है ना, वायसराय स्टार्ट हो जाते हैं, और सचिव, एक होता है सचिव और एक होता है वायसराय, और एक सचिव, दो लोग आ जाते हैं, और ये दो लोग शासन करते हैं। सचिव कहाँ पर उत्तरदायी होता है, जो ब्रिटेन की संसद होते हैं उसके प्रति उत्तरदायी होता है, और भारत में क्या क्या चीज चल रही है वायसराय देखता है, और वायसराय किसको रिपोर्ट करता है, सचिव को। तो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, ये आ जाते हैं हमारे ब्रिटिश शासन। और ब्रिटिश शासन कब तक चलता है, 1858 से लेके, मतलब 1858 से लेके और कब तक, 1900 भारत की आजादी तक, 1858 से लेके 1947 तक ब्रिटिश का रूल चलता है। ओके, ब्रिटिश का रूल चलता है। अब जैसे हाँ, ब्रिटिश का रूल चलने लगता है। अब आपने क्या, एक था ब्रिटिश रूल हो जाता है, और इसके साथ साथ एक चीज और आती है, चार्टर एक्ट आता है, ब्रिटिश शासन 1858 से लेके 1947। 1858 में हमारे यहाँ युद्ध होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे, जैसे कि तात्या टोपे हो गए, कुंवर सिंह हो गए, है ना, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, ये सारे लोग, और हजरत महल हो गई, ये लखनऊ से है ना, लखनऊ से और दिल्ली से। इस टाइम पर जो राजा थे, मुगल शासक जो थे, वो कौन थे, बहादुर शाह जफर। जफर को भी इसमें एंट्री कर दी जाती है। उनकी एंट्री करने के बाद उनको पकड़ लिया जाता है, उनको रंगून भेज दिया जाता है। उनकी कब्र भी रंगून में है। रंगून मतलब बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार, म्यांमार में उनको भेज दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है ना। तो 1858 से लेकर 1947 तक इनका शासन रहता है। और शासन रहने के बाद फिर अब इसमें हमने देखना है 1857 का युद्ध, 1857 का 1857 का युद्ध देखना है। उस युद्ध में क्या होता है, और उसके कारण क्या थे, उसका सिंबल क्या था, कारण क्या था, कहाँ से हुआ था, मंगल पांडे का क्या योगदान था, यहाँ पर चर्बी वाले कारतूस क्या थे, यहाँ पर हड्डी का क्या रोल था, गाय की हड्डी या सुअर की चर्बी, इनका क्या रोल था, हिंदू मुसलमान किस तरह से यहाँ पर करवाई जा रही थी, फूट डालो राज करो की नीति क्या हो रही थी, है ना, वायसराय की नीतियाँ कैसी रही थी, है ना। और भारत में समाज जो था ना, भारत में समाज की सामाजिक आर्थिक सुधार कैसे हुए थे यहाँ पर, जैसे हम देखते हैं। अच्छा, आगे देखेंगे, जैसे कि ब्रह्म समाज हो गया, है ना, ब्रह्म समाज हो गया, ब्रह्म समाज पता है ना, राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज, है ना। ये सारे देखेंगे। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती किस तरह से जुड़े हुए हैं, इन्होंने सती प्रथा या फिर बाल विवाह हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, इन सारी चीजों पर क्या करा था, काम करा था। ये सारी चीजें हम देखेंगे। ब्रिटिश शासन। अब देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद, क्या देखेंगे, भारत में राष्ट्रवाद का विकास। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा तीसरा चौथा, भारत में राष्ट्रवाद का भारत में राष्ट्रवाद का विकास। देखो, राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रीय अपने मतलब नेशनलिज्म क्या होता है, जो भारत के प्रति आ जाए। 1857 की क्रांति कहीं भी भारत के लिए नहीं थी, वो अपने अपने हित साध रहे थे। किसी की पेंशन रोक दी गई थी, किसी का साम्राज्य हड़प लिया गया था, हड़प नीति के तहत, है ना। सतारों को हड़प लिया, ग्वालियर को हड़प लिया, है ना, झांसी को हड़प लिया, ऐसे बहुत सारी चीजों को हड़प लिया। किसी की पेंशन रोक दी थी। तो इस तरह से जब इन सब की पेंशन रोक दी, किसी का राज्य हड़प लिया, तो सब अपने अपने क्षेत्र में लड़ाई कर रहे थे, सब अपने अपने क्षेत्र में लड़ाई कर रहे थे। कुछ धार्मिक मुद्दा हो गया था, है ना, कुछ धर्म के नाम पे लड़ रहे थे कि भैया चर्बी वाले कारतूस क्यों डाल दिए, स्वर्ग की चर्बी क्यों डाल दी, स्वर्ग के नाम को लेकर मुसलमान लड़ने लगे, गाय के नाम को लेकर हिंदू लड़ने लगे। तो अलग अलग लड़ रहे थे, इन पर राष्ट्र की भावना नहीं थी। राष्ट्र की भावना कब आती है, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि राष्ट्र में भारत में राष्ट्रवाद का विकास। अब इसमें क्या क्या देखेंगे हम, जो भारतीय राष्ट्रवाद का विकास के इसमें कारण क्या क्या रहे थे, इस कारण को हम देखेंगे। भारत में राष्ट्रवाद की व्यवस्था देखेंगे, मतलब स्थापना देखेंगे। इसमें उदारवादी देखेंगे, अतिवादी देखेंगे। उदारवादी क्या होते हैं, जो बातचीत से क्या करते हैं, मुद्दे को संभालते हैं। और अतिवादी क्या होते हैं, जो लाठी डंडे निकालना है, बंदूक निकालना है, वो इस तरह से कहते हैं अतिवादी। ऐसे ही हम जब देखेंगे आगे कांग्रेस की स्थापना के बाद जब 1885 में हम देखते हैं कि आगे जाके वो लोग बढ़ जाते हैं, कांग्रेस भी दो पार्टों में बढ़ जाती है। एक क्या होते हैं, गरम दल, एक क्या होता है नरम दल। गरम दल, नरम दल, गरम दल, नरम दल। लाल बाल पाल गरम दल से, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। ये सारे लोग क्या होते हैं, ये गरम दल वाले होते हैं। एक तरफ दूसरी तरफ होते हैं। दूसरी तरफ कौन होते हैं,
दूसरी तरफ जैसे आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी हमारे नरम दल वाले थे। उसके बाद हमारे और क्या थे, जैसे कि व्योम चंद्र बनर्जी, ये क्या थे, ये नरम दल वाले थे। तो नरम दल गरम दल में बढ़ जाता है हमारी कांग्रेस, तो उसके हम देखेंगे कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, है ना। उसके बाद हम इसमें आगे हम देखते हैं बंगाल विभाजन। 1905 में जब बंगाल विभाजन कर देता है, बंगाल विभाजन, है ना, बंगाल विभाजन, है ना, ये चीज चलती है। अच्छा, इसी इसी टाइम पीरियड पर 1801, 1877, 1903, 1911, क्या डेट लिखी है मैंने, पता है? बताओ, कमेंट कर दो जल्दी से अगर बताया तो। ये थे दिल्ली दरबार। 3 दिल्ली दरबार सस्ते हैं, उन तीनों दिल्ली दरबार में बहुत ज्यादा धन उड़ाया जाता है, बहुत धन उड़ाया जाता है ना। इस वाले में तो गर्जन होता है, गर्जन, 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 गर्जन 1905 में बंगाल विभाजन करता है, तो इस वाले में गर्जन होता है। इस वाले में बंगाल विभाजन होता है, मतलब 5 में, और इसमें बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। यंग भंग आंदोलन चलता है, 1903 में गर्जन आता है। कर्जन इस दिल्ली दरबार में रानी और राजा के सामने डांस करता है, नृत्य कर रहा होता है, बताओ, नाच रहा है। ये भारत का वायसराय है, भारत का एक तरह से मुखिया है, भारत का सर्वोच्च अधिकारी है, सबसे बड़ा अधिकारी है ये। जिस तरह से आज भारत में राष्ट्रपति की स्थिति होती है, वैसी उस समय पर कर्जन की स्थिति थी। और सोचो, कर्जन एक सम्राट के आगे नाच रहा है, नाच रहा है, उसका है, उसका देश है, उसका आदमी है, सब उसकी है, भैया नाचेगा। ठीक है। अब बंगाल विभाजन हो गया, तो यहाँ पर लोगों ने क्या करा था, स्वदेशी अपना, स्वदेशी की बात की, है ना। आंदोलन चले, यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चले। मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो जाती है, आगा खां के नेतृत्व में, बंगाल में होती है, मतलब जो आज बांग्लादेश है वहां पहुंच जाती है ना। इसके बाद अब इसमें इसकी स्थापना होने के बाद एक होता है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में किस किस तरह से कांग्रेस की बात रखी गई थी। मॉर्ले मिंटो अधिनियम आया 1909 का, मार्ले मिंटो अधिनियम हम पढ़ेंगे, है ना, 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। मोंटेग्यू चेसफोर्ड आता है उसके बाद 1909 में। क्या होता है हमारे द्वैत शासन, क्या होता है द्वैत शासन, क्या नहीं होता है, अब हम देखेंगे। नेक्स्ट हो गया ये वाला। अब हमारा इतिहास लगभग खत्म हो जाता है ना, यहाँ से इतिहास हमारा इंडियन हिस्ट्री खत्म हो जाती है। खत्म होने के बाद अभी तो बहुत सारी चीजें कांग्रेस के अधिवेशन, वो सारे मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है, तो वही मैं समझा रहा हूँ आपको, इतना इतना समझते चलिए। तो अब फिर दे रखा है विश्व युद्ध, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। क्या है विश्व इतिहास, विश्व विश्व इतिहास। देखो, विश्व इतिहास मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम सबसे पहले देखेंगे नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध। ये कब चला था, स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट जो हुआ था 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1914 से लेके 1918 तक चला ये वाला युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम वर्ल्ड वार। 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वार चलता है हमारे यहाँ पर, मतलब हमारे यहाँ पर नहीं, पूरे देश में। और यहाँ पर राष्ट्र बढ़ जाते हैं, जिसमें बढ़ जाते हैं एक मित्र राष्ट्र, एक ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में देखेंगे आप कौन कौन है, ध्रुवीय राष्ट्रों में देखेंगे कौन कौन है। जो मित्र राष्ट्रों में वो देश थे जो आज सबसे बड़े कट्टर दुश्मन है अपने दोनों, जैसे कि रूस और अमेरिका, दोनों ये मित्र राष्ट्र में थे, लेकिन आज देखोगे तो ये दोनों के दोनों कट्टर दुश्मन है ना। क्यों जाते हैं, ये परिस्थितियां होती हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध होता है। तो शीत युद्ध भी युद्ध होता है, लेकिन वो आराम से युद्ध होता है, वो हथियारों का युद्ध नहीं होता, तो वो वैसे युद्ध होता है, अपनी होड़, अपने आप को वर्चस्वशाली दिखाने के लिए वो युद्ध होता है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध, अब इसमें हमारे यहाँ पर आंदोलन चल रहे होते हैं। अब प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी अपने देश के सैनिकों को काम भेज देते हैं लड़ने के लिए। अब यहाँ पर विश्व प्रथम युद्ध चल रहा होता है, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन प्लस राष्ट्रीय आंदोलन प्लस राष्ट्रीय आंदोलन। अब राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले होम रूल, होम रूल आती है ना। अब यहाँ पर एनिवेशन की एंट्री आती है, होम रूल में किसकी एंट्री आती है, एनिवेशन की एंट्री आती है। और कौन होते हैं, लाला लाजपत राय, नहीं लाला लाजपत नहीं, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक भी होम रूल को लीड कर रहे होते हैं। इसके बाद लखनऊ समझौता होता है, लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ पैक्ट देखेंगे। अब आता था गांधी युद्ध, इसके बाद गांधी युद्ध,
गांधी युग। देखो गांधी जी आते हैं 1915 में। 1915 में अफ्रीका से भारत आक्रमण हो जाता है, इसलिए ही गांधी जी के आगमन पे ही हम क्या बनाते हैं भारत प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस। तो गांधी जी की एंट्री होती है, अब यहाँ पर आंदोलन शुरू हो जाएंगे, सत्याग्रह शुरू हो जाएंगे, खेड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा, है ना, खेड़ा आंदोलन हो जाएगा, है ना, नील आंदोलन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन हम देखेंगे। तो गांधी की एंट्री होने के बाद अब उसके बाद देखेंगे भारत एवं विश्व में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में कौन कौन से क्रांतिकारी हो रहे थे और विदेशों में हम जा जाकर कौन से क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे। अब इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 आ जाएगा। उसके बाद जैसे साइमन कमीशन हम देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट देखेंगे, जिन्ना का नेहरू रिपोर्ट देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट जो नेहरू रिपोर्ट है उसको देखने के बाद हम क्या देखेंगे, खिलाफत आंदोलन देखेंगे। क्या देखेंगे, खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन से पहले हम जलियांवाला बाग देख लेंगे। जलियांवाला बाग क्यों होता है, किसके विरोध में होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। काला कानून आता है ना, ना वकील ना दलील ना अपील का कानून आता है। तो जलियांवाला बाग उसके कारण, जलियांवाला बाग में जो हमारे कुछ लोग शहीद हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं अमृतसर में। उसका बदला लेते हैं हमारे उत्तराखंड में एक राज्य, उत्तराखंड में एक जिला है उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर उनके ही नाम पर बना हुआ है, जिनको वो लंदर में जाके क्या करते हैं, गोलियों से भून देते हैं, है ना। कब भूनते हैं, 1940 में, ठीक है, डायर को मार देते हैं। फिर लाहौर देखेंगे, लाहौर में क्या होता है, जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला देखेंगे। जिन्ना कहता नहीं, बांटो और खत्म करो, बांटो और खत्म करो, बांटो और खत्म करो, ये सारी चीजें हम देखेंगे। साइमन कमीशन हो गया, टोलेट एक्ट हो गया, हाँ, सम्मेलन। अच्छा, गांधी इरविन समझौता देखेंगे। गांधी इरविन समझौता क्या देखेंगे, क्या होगा, पूना पैक्ट देखेंगे। पूना पैक्ट कैसे हुआ, अम्बेडकर और गांधी के बीच में क्या बात चली थी, है ना। और उसके बाद गोलमेज सम्मेलन देखेंगे 1930 वाले गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लेते हैं, कौन भाग नहीं लेते हैं, कम्युनल अवार्ड क्या होता है, सांप्रदायिक पांचाट क्या होता है। उसके बाद देखेंगे भारत शासन अधिनियम। क्या देखेंगे, भारत स्वतंत्रता, भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। देखो कुछ चीज मैंने लिखी नहीं है, जरूरी नहीं है, बस सिलेबस तो मैं कराऊंगा ही ना, कराऊंगा पूरा सिलेबस तो सारा मैं ही कराऊंगा, बस ये हेडिंग डाल लो कि अच्छा ये था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम, और ये कब आता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। इसमें ही क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें ऐड कर दी जाती है, भारत की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सारी चीज ऐड कर दी जाती है। इसमें क्या होता है, जो पाकिस्तान होता है ना, पाकिस्तान की मांग मान ली जाती है, पाकिस्तान की जो मांग होती है वो मान ली जाती है, मांग मान ली नहीं, भारत की पाकिस्तान की नहीं मांग नहीं होती है, सॉरी, नहीं मांगी जाती है यहाँ पर ना, पाकिस्तान की मांग होती है, पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग। इसके बाद क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन आता है। ऐसे बहुत सारे मिशन आते हैं। देखो जैसे ही मिशन आता है, फेल होता है, गांधी जी आंदोलन करते हैं। फिर मिशन आता है, गांधी जी आंदोलन करते हैं, फेल होता है, गांधी आंदोलन करते हैं। फिर आता है गांधी जी आंदोलन, फेल होता है, गांधी आंदोलन करते हैं। फिर गांधी का आंदोलन होता है, फिर आता है तो इस तरह से ये आते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हो है, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है ना। कैबिनेट मिशन, फिर इसके बाद हमारे यहाँ हिंद फौज, भारतीय आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस की एंट्री हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस अंतरिम सरकार बनाते हैं। फिर माउंट बेटन प्लान आता है। माउंट बेटन से यही जाती है, राय दी जाती है कि यथासंभव जितना हो सके भारत को क्या यूनाइट रखो, भारत को टूटना नहीं है। लेकिन माउंट बेटन बाद में बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हैं अरे जिन्ना यार निकल, तू भाग यहाँ से यार, तू निकल यार भाई, तू छोड़ यार, तू छोड़, खत्म। जिन्ना अभी सोचता होगा कि यार मैंने क्यों ऐसे देश बना दिया, ऐसा देश क्यों बना दिया। आज भारत पाकिस्तान एक जगह होता, बांग्लादेश सभी इससे पूरा एक क्षेत्र होता, तो कितनी अमन शांति, कितना चैन होता, और हम पूरी दुनिया में सब पे राज कर रहे होते हैं, है ना। जो हमारे बंगाल विभाजन होने के बाद जो भारत, जो बांग्लादेश में जो सूती वस्त्र का कच्चे माल का जो इतना बड़ा इंडस्ट्री थी, वो सारी बांग्लादेश चली गई और हमारे यहाँ पर फैक्ट्री रह गई। तो इन चीजों में भी हम कितने नंबर वन पे होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे बेबल योजना भी देखेंगे, माउंट बेटन योजना देखेंगे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखेंगे, तो भारत का पार्टीशन देखेंगे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त 1947 को भारत भारत को आज़ादी मिली। भारत बना नहीं था, लेकिन पाकिस्तान का जन्म कब हुआ, 14 अगस्त को, 14 अगस्त को, ठीक है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम देखेंगे बहुत सारी क्रांतिकारी देखेंगे, यूरोप में पुनर्जागरण देखेंगे, इटली देखेंगे, जर्मनी का एकीकरण देखेंगे, इटली का एकीकरण देखेंगे, वर्साई की संधि देखेंगे, चुड़ैलों का धावा देखेंगे, हाँ, ये सारी चीज देखेंगे। और उसके बाद यूएसएसआर देखेंगे, यूएसएसआर को आजादी के लिए, रूस की क्रांति देखेंगे, है ना, बोल्शेविक क्रांति देखेंगे क्या थी, सोवियत संघ क्या था, उसमें सारी चीज देखेंगे, है ना। फ्रांस की क्रांति हो गया, अमेरिका की क्रांति हो, अमेरिका की क्रांति में हम देखेंगे अमेरिका को आजादी कब मिली थी,
बोस्टन टी पार्टी क्या थी, बोस्टन चाय पार्टी क्या थी, है ना, स्टाम्प एक्ट क्या था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, बहुत अच्छे से प्यार से देखने की कोशिश करेंगे। रूसी क्रांति है, रूसी क्रांति में वही है, लेनिन लेनिन क्या आते हैं, लेनिन कैसे करते हैं, लेनिन किस तरह से अपने देश को आज़ाद कराते हैं। ओके, अब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध देख लेंगे। ओके, तो हमारा ये होगा द्वितीय विश्व युद्ध खत्म कैसे होता है, जब हमारे देश में नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है जब जापान पे अमेरिका परमाणु हथियार गिरा देता है, तो विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। शीत युद्ध देखेंगे फिर उसके बाद हम देखेंगे, अच्छा हाँ, बीच में आएगा एक पंचशील समझौता, चीन और भारत के साथ क्या क्या संबंध हुए थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे जब बने थे, और उस समय पे वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो चीन में जो राष्ट्रपति थे वो थे चाउ मैन लाई, चाउ मैन चाउ मैन लाई लाई चाउ चाउ मैन लाई, शायद मेरी आवाज थोड़ी हो रही है, तो चाउ मैन लाई, तो चाउ मैन लाई क्या कर रहे होते हैं उस टाइम पर, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हैं, लेकिन बाद में हस्तक्षेप हो जाता है, वो तिब्बत कब्जा कर लेते हैं, हमारा कश्मीर विवाद हो जाता है। उसके बाद चाइना कहता है कि फाइव फिंगर की थ्योरी देता है कि 5 फिंगर है भैया, ये हथेली है मेरा हाथ, इसके 5 फिंगर है, इसके क्या है, तो सारी चीज बहुत प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। मुझे तो पढ़ाना शुरू नहीं करा, बस ऐसे ही बताता जा रहा हूँ मैं ना, जो टॉपिक याद आ रहे हैं, कुछ सिलेबस में आपके, कुछ मुझे याद आ रहे हैं, तो बताता जा रहा हूँ। तो सिलेबस ये है आपका हिस्ट्री का, 2 वीडियो में मैंने पूरा सिलेबस आपका खत्म कर दिया। अब इसके बाद मैं भूगोल का या पॉलिटी का स्टार्ट करूंगा, और सिलेबस की पूरी प्लेलिस्ट एक ही बना दूंगा। और यहाँ तक आए हो तो आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद, और धन्यवाद फिर से धन्यवाद कि आपने सपोर्ट किया, धन्यवाद कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, धन्यवाद कि आपने लाइक किया, धन्यवाद कि आपने सपोर्ट किया, धन्यवाद आपने शेयर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।